आइए हो गया। आइए आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। देखिए सुनिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन नामक चैप्टर को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। भारत में कई यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, जैसे भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, फिर भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, फिर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, फिर भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, फिर भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। कल के सेशन को अगर आप गौर से सुने होंगे तो आपको हम पुर्तगाली और डच दोनों के विषय में बतला दिए थे। पुर्तगाली के विषय में भी बतला दिए थे और डच के विषय में भी हम आपको बतला दिए थे। आज के सेशन में जो हम लोगों को जानना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में जानना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो है आपको फ्रांसीसी के विषय में जानना है, और साथ ही साथ जो है हम लोगों को डच के विषय में भी डेनिश के विषय में भी जानना है। डेनिश का कोई खास महत्व है नहीं, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी जो है डेनिशों के विषय में भी हम लोग ले लेंगे। ध्यान से लेक्चर सुनिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन तो देखेंगे ही, क्वेश्चन तो देखते ही हैं हम लोग, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए है अलग है। देखिए भारत में जितनी भी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ हो, उन सभी यूरोपीय कंपनियों में जो सबसे सफल यूरोपीय कंपनी है वह है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वह है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुई मानी जाती है, और उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम, और उस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, और उस समय मुगल बादशाह थे अकबर। तो यहां पर दो बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने को लेकर 15 वर्षों हेतु व्यापारिक एकाधिकार प्रदान की। बाद के वर्षों में वर्ष 1609 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। तो एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए, मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान की थी, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई,
और ब्रिटिशों ने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में खोला, लेकिन उस कारखाना को मान्यता नहीं दिया गया। 1608 में ही सूरत में ब्रिटिशों ने अपनी पहली कारखाना सूरत में खोल ली थी, परंतु उसे मान्यता नहीं मिला। उस कारखाना को मान्यता मुगल बादशाह जहांगीर ने वर्ष 1613 ईस्वी में दिया, वर्ष 1613 ईस्वी में दिया। फिर ब्रिटिशों ने भारत के पूर्वी तट, भारत के पश्चिमी तट और फिर धीरे धीरे भारत के आंतरिक भागों में भी ब्रिटिशों ने अपनी कारखाना खोलने का काम किया। और ब्रिटिशों ने भारत के 3 प्रमुख शहर को अपना मुख्यालय नगर बनाया। कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया। इन तीनों शहरों को ब्रिटिशों ने अपना मुख्यालय नगर बनाने का काम किया। इसमें जो आपको कोलकाता है, कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चार्नक के द्वारा 3 गांव को मिलाकर किया गया। जॉब चार्नक ने सूतानदी, कालीकाटा, गोविंदपुर, जॉब चार्नक ने सूतानदी, कालीकाटा, गोविंदपुर, इन तीनों शहरों को, इन तीनों गांव को मिलाकर, इन तीनों गांव को मिलाकर जॉब चार्नक ने जो है आपको कोलकाता नामक शहर को बसाया। और अंग्रेजों ने वर्ष 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया, कलकत्ता को अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया। और वर्ष 1774 से 1774 1774 1774 से 1911 ईस्वी तक कोलकाता भारत की राजधानी रही है, कोलकाता भारत की राजधानी रही है। फिर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से मुंबई प्राप्त किया। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, तो फिर पुर्तगालियों ने बंबई दहेज के तौर पर चार्ल्स द्वितीय को दिया और चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया पर बंबई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ब्रिटिश इस प्रकार मुंबई को भी अपने अधिकार क्षेत्र में किया, मुंबई को भी अपना प्रेसिडेंसी नगर बनाया। फिर ब्रिटिशों ने 1639 ईस्वी में 1639 1639 ईस्वी में ब्रिटिशों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, मद्रास को रेंट पर लिया, मद्रास को रेंट पर लिया। ये तीनों, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये तीनों ब्रिटिशों के मुख्यालय नगर हुआ करते थे। और इन तीनों से इतर ब्रिटिशों ने भारत के आंतरिक भाग को भी अपने कब्जे में किया, जैसे बिहार हो गए, फिर आपको उत्तर प्रदेश हो गए, इन सभी क्षेत्रों पर भी ब्रिटिशों ने कब्जा किया। और उस समय अपना बिहार की अगर आप बात करेंगे तो सबसे उत्तम कोटि का अफीम, सबसे उत्तम कोटि का सोडा बिहार से ही प्राप्त होता था। उस समय अफीम और सोडा का बड़ा उत्पादक अपना बिहार राज्य माना जाता था। अपना बिहार राज्य जो है आपको अफीम और सोडा का बड़ा उत्पादक माना जाता था। और ब्रिटिशों ने ही बिहार में अपनी कारखाना नहीं खोला, बल्कि ब्रिटिशों के अलावा डचों ने भी बिहार में अपनी कारखाना खोला। डच ने पटना में 1632 ईस्वी में अपना कारखाना खोलने का काम किया था। डचों ने 1632 ईस्वी में अपना कारखाना खोलने का काम किया। और देखिए, जब ब्रिटिश की अगर आप बात करेंगे तो जब ब्रिटिश भारत व्यापार करने के लिए आया था तो मुगल बादशाह ब्रिटिशों तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई रुचि नहीं लिया। एक आपको ब्रिटिश हुआ करते थे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत पहुंचे और वे जहांगीर के आगरा दरबार में गए, जहांगीर से मुलाकात किए, व्यापारिक छूट लेने का प्रयास किए, लेकिन उन्हें व्यापारिक छूट नहीं मिल पाया। फिर 1611 में जॉन मिडल्टन जो है जहांगीर के दरबार में गए और जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त किए। 1612 ईस्वी में थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज ने स्वाली नामक स्थान पर, स्वाली गुजरात में पड़ता है, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज ने 1612 ईस्वी में स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों के साथ युद्ध लड़ा।
जिस युद्ध को इतिहास में स्वाली का युद्ध कहा जाता है, और उस स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और जब स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तो फिर वहां से मुगल बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घास डालना शुरू किया, अर्थात व्यापारिक छूट देना शुरू किया। उसी क्रम में जहांगीर के दरबार में 1615 में सर टॉमस रो आया, फिर 1617 में एडवर्ड टेरी जहांगीर के दरबार में आए, और ये सभी लोग जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया। और जब मुगल बादशाह से भारत में व्यापार करने को लेकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट प्राप्त हो गया, तत्पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ चढ़कर भारत में व्यापार करना जो है आपको प्रारंभ कर दी, भारत में बढ़ चढ़कर व्यापार करना प्रारंभ कर दी। बाद के वर्षों में औरंगजेब के समय औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच जो है आपको संघर्ष हुआ, और फिर औरंगजेब ने कुछ समय के लिए ब्रिटिशों को निष्कासित कर दिया, फिर 1.5 लाख रुपया जुर्माना लिया, और फिर से ब्रिटिशों के व्यापार को भारत में औरंगजेब ने बहाल कर दिया। अगर औरंगजेब वहां पर सख्त निर्णय लेता तो हो सकता था कि अंग्रेजों का भारत में शासन नहीं होता, लेकिन औरंगजेब जो है चंद रुपया जुर्माना के तौर पर लेकर 1.5 लाख रुपया लिया था, 1.5 लाख रुपया जुर्माना के तौर पर लेकर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को जो है फिर से बहाल कर दिया। और फिर औरंगजेब के बाद अयोग्य मुगल बादशाह सब पैदा हुए, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अयोग्य मुगल बादशाहों में आपको एक फर्रुखसियर का नाम आता है। फर्रुखसियर को पीलिया रोग हो गया था, पीलिया रोग, पीलिया जॉन्डिस रोग हो गया था। एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर के रोग को ठीक कर दिया। इससे फर्रुखसियर काफी प्रसन्न हुए, और फिर फर्रुखसियर ने वर्ष 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापक स्तर पर व्यापारिक छूट दिया, और वर्ष 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को जो व्यापारिक स्तर पर व्यापारिक छूट दिया, उस व्यापारिक छूट को अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा माना जाता है। और फर्रुखसियर द्वारा दिए गए 1717 ईस्वी के व्यापारिक छूट को ब्रिटिश इतिहासकार ओमर्स ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। ब्रिटिश इतिहासकार ओमर्स ने जो है आपको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। वहां से तो फिर अंग्रेज और अधिक मजबूत तो हो गया, और फिर अंग्रेजों ने 1757 के पलासी युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, बंगाल पर कब्जा किया। बंगाल से काफी अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति अंग्रेजों को हुई। और फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में फिर से ब्रिटिशों ने भारत की संयुक्त सेना को पराजित किया, और फिर भारत में शासन प्रशासन अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों के बाद डेनिश लोग भारत आए। डेनमार्क के निवासी को डेनिश कहा जाता था। डेनमार्क के निवासी को डेनिश कहा जाता था। और जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला व्यापारिक कोठी 1620 में जो है ट्रेंकोबार में खोला, 1676 में सेरामपुर में खोला। लेकिन डेनिश लोग भारत में सफल नहीं हो पाए। डेनिश लोग कुछ ही वर्षों बाद अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों के हाथ बेचकर वापस अपने देश चले गए। फिर डेनिशों के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ, और जितनी भी प्रमुख यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हुआ है। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डेनिश कंपनी का ही भारत आगमन हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं थी। और भी कई सारी यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ था, लेकिन वे सभी यूरोपीय कंपनी भारत में सफल नहीं हो पाई। वे सभी यूरोपीय कंपनी भारत में असफल हो गई, और यही कारण है कि उन यूरोपीय कंपनियों के विषय में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जितनी प्रमुख यूरोपीय कंपनी भारत आई, जैसे एक बात जानिए आप यहां पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले ब्रिटेन की एक और कंपनी भारत आ चुकी थी व्यापार करने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
तो व्यापार करने का एकाधिकार 1600 ईस्वी में मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार 1600 ईस्वी में मिला। लेकिन उससे पहले वर्ष 1592 ईस्वी में ही ब्रिटेन की लिवेंट कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार मिल चुका था। लेकिन शर्त यही था कि लिवेंट कंपनी स्थल मार्ग से व्यापार करती और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जल मार्ग से व्यापार करती। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जल मार्ग से व्यापार करती, बस यही था। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार करने का एक अधिकार मिला है, उससे पहले किस अन्य ब्रिटिश कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार मिला है? तो आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। लेकिन लिवेंट कंपनी के विषय में उतना हम लोग नहीं पढ़ते हैं उतना, क्योंकि उतना सफल कंपनी लिवेंट कंपनी भारत में रही ही नहीं है। यही कारण है कि लिवेंट कंपनी के विषय में हम लोग उतना नहीं पढ़ते हैं। अब देखिएगा, जो आपको फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वह फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1664 में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशों की भांति अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो है आपको सूरत में खोलने का काम किया 1668 में। और फ्रांसीसियों ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोलने का काम किया। और अंग्रेजों के रास्ते पर ही फ्रांसीसी भी अपना कदम बढ़ाने का काम किया। और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय नगर बनाया। और एक फ्रांसीसी अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था फ्रांसिस मार्टिन नामक फ्रांसीसी अधिकारी ने ही पांडिचेरी की नींव रखी। और पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर भी फ्रांसिस मार्टिन ही बने। और फिर पांडिचेरी को अपना मुख्यालय नगर बना करके फ्रांसीसी भारत में व्यापार करना शुरू किया। और एक फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया था, उनका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने ही पहली बार भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। डुप्ले ने ही जो है आपको पहली बार भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। भारत के राजाओं के जो आपसी झगड़े होते थे उसमें सर्वप्रथम हाथ बटाने का काम जो है आपको डुप्ले ने ही किया था। और डुप्ले को ही भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। और भारत में भले अनेकों यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ हो, लेकिन उन यूरोपीय कंपनियों में दो कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलकोर मार रही थी। और जो दो यूरोपीय कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलकोर मार रही थी, वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों कंपनी राजनीतिक तौर पर भारत पर अपना अधिकार करना चाहती थी। भारत को अपने शासन में लेना चाहती थी। तो दोनों का लक्ष्य एक ही था। दोनों का लक्ष्य यह था कि भारत पर राजनीतिक तौर पर अधिकार करना दोनों का लक्ष्य था। और इसीलिए दोनों यूरोपीय कंपनी के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता था। और दोनों यूरोपीय कंपनी के बीच जो संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष को इतिहास में कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। और कर्नाटक के युद्ध की अगर आप बात करेंगे, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया जाना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एक्सला-सापल के संधि के तहत हुई है। उसी संधि के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, यह युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, यह युद्ध जो है आपको
यह युद्ध जो है आपको पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ है। पेरिस के संधि के तहत जो है आपको समाप्त हुआ है। और भले ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ी हुई थी, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई। भारत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एकमात्र कंपनी सफल हो पाई है, वह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहा, जैसे चाहा वैसे भारत में राज किया, भारत पर शासन किया, भारतीयों का शोषण किया, भारतीयों का शोषण किया, भारत पर शासन भी किया और भारतीयों का शोषण भी किया। और ब्रिटिश भारतीयों को कहता था, भारतीयों को डराता था, राज करना है तो सामने वाले को डराना होगा, बिना डराए हुए आप सामने वाले पे राज नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज इस बात को समझते थे और अंग्रेजों ने भारतीयों को डराने का काम किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को डराने का काम किया, भारतीयों को डराने का काम किया, भारतीयों को डराने का काम किया, डराने का काम किया। और अंग्रेज कहा करता था भारतीयों को कि ईश्वर ने हमें भेजा है आपको सभ्य बनाने के लिए, आपको सभ्य बनाने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, आप लोग असभ्य है, आपको कोई तौर तरीका मालूम नहीं है। जबकि आप विश्वास मानिए, विश्व की प्रथम सभ्यता में ब्रिटेन के किसी सभ्यता का नाम आता ही नहीं है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में अपनी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नाम आता है। और उस समय भारत सबसे विकसित हुआ करता था, उस समय भारत सबसे विकसित हुआ करता था। और बताइए, भारत जैसे विकसित देश के नागरिकों को ब्रिटेन वासी कहा करते थे कि आप सभ्य नहीं है, हम तो आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। समझ गए? तो खैर ठीक है, कहता था, कहने दीजिए, समझ गए, अच्छी बात है, क्लियर है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? देखिए ध्यान दीजिएगा गुरुजी लोग, पुर्तगालियों की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेज पर आधारित थी, वही डचों की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पर आधारित थी। कार्टेल एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था पर जो है आपको डचों की व्यापारिक व्यवस्था आधारित थी। तो कार्टेल दोनों अलग अलग चीज है। पुर्तगाली कहेगा तो कार्टेज हो जाएगा और डच कहेगा तो कार्टेल हो जाएगा। आगे है, डच राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गई? देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे भारत से डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हुआ, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर कर दिया। जैसे बेदरा के युद्ध से अंग्रेजों ने डचों को बाहर कर दिया, उसी प्रकार से केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को किस युद्ध में पराजित कर डचों को केरल से बाहर कर दिया? तो केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को कोलाचेल के युद्ध में, डचों को कोलाचेल के युद्ध में, और जो कोलाचेल का युद्ध है ये 1741 में हुआ है। कोलाचेल का युद्ध 1741 में हुआ है। 1741 में होने वाले कोलाचेल के युद्ध में केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित कर डचों की राजनीति को केरल से समाप्त कर दिया, अर्थात डचों को केरल से बाहर कर दिया। तो जैसे बेदरा के युद्ध से डच भारत से बाहर हो गए हैं, वैसे कोलाचेल के युद्ध से डच केरल से बाहर हो गए हैं, केरल से बाहर हो गए हैं। कोलाचेल का युद्ध। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की है? देखिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी ब्रिटिश ने आरंभ किया है। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी ब्रिटिश ने आरंभ किया है, लेकिन ऑप्शन में ब्रिटिश नहीं है, इसलिए हम लोग डच के साथ जाएंगे। परंतु वास्तविकता यह है कि सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी ब्रिटिशों ने आरंभ किया है, ब्रिटिशों के बाद डचों ने आरंभ किया है। तो ऑप्शन में ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिश के बाद डच आरंभ किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, डच को टिक करेंगे, डच ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिबेंट कंपनी को। लिबेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में ही व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हो गया था, लिबेंट कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट एडवेंचर नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? विलियम हॉकिंस पहली बार भारत हेक्टर नामक जहाज से आए थे और हेक्टर नामक जहाज के कप्तान हुआ करते थे विलियम हॉकिंस हेक्टर। यहां पर जो है गुरुजी लोग 19 के जगह 16 कीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, हम 16 ही दिए थे, टाइपिंग वाला जो है जहां जहां 16 दिए थे वहां वहां 19 कर दिया है, ठीक है, 19 के जगह 16 कीजिए। हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचा तथा 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट की। हां सही बात है, 1608 में सूरत पहुंचा, 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट की और जहांगीर से हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात की। फारसी मुगलों की राजकीय भाषा हुआ करती थी, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हो गई। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की राजकीय भाषा फारसी हो गई। फारसी भाषा में बात किया, इसलिए फारसी भाषा में बात किया ताकि जहांगीर प्रसन्न हो जाए और कुछ व्यापारिक छूट दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा संभव हो नहीं पाया। और देखिए हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया था तो जहांगीर को खुश करने का हर उपाय करके आया था। जहांगीर को चित्रकारी में बहुत ज्यादा रुचि थी, बहुत सारे चित्र बना करके कैप्टन हॉकिंस अपने साथ लाया था ताकि जहांगीर जो है प्रसन्न हो जाए और व्यापारिक छूट दे, लेकिन उस चित्र से भी जहांगीर नहीं माने और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया। परंतु जहांगीर प्रसन्न होकर कैप्टन हॉकिंस को मुगलों का मनसबदार बना लिया, अर्थात मुगलों का नौकर बना लिया और साथ ही साथ जो है आपको एक उपाधि भी प्रदान की थी, वह उपाधि था इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया था। तो जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। हां दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचा, 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट की, सही है, और जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, यह भी सही है। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ? कैप्टन मिडल्टन बताए हुए थे अभी तुरंत हम आपको। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना जहांगीर के अनुमति से स्थापित किया था। जहांगीर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने। और याद रखिएगा स्वाली का युद्ध हुआ है 1612 में, स्वाली का युद्ध हुआ है 1612 में। बार बार हम बोल रहे हैं, कल भी हम आपको बोले थे इतिहास में युद्ध और साहित्य, ये दो सेगमेंट पर ज्यादा जोर देना है क्योंकि ये दो सेगमेंट से आपके परीक्षा में हमेशा प्रश्न आए हैं, समझ गए? तो स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ है, इस बात को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। निम्न में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार में पहुंचा था? सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार में आया था सर टॉमस रो। और मिडल्टन तो थोड़ा बहुत व्यापारिक छूट ले पाया। प्रथम ब्रिटिश अधिकारी सर टॉमस रो हुए जो मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर व्यापारिक छूट लेने में सफलता हासिल किया, बड़े स्तर पर व्यापारिक छूट लेने में सफलता हासिल किया सर टॉमस रो।
निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? देखिए इसमें रॉल्फिन जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। रॉल्फिन जो है आपको अकबर के समय भारत आया था। रॉल्फिन जो है आपको अकबर के समय भारत आया था। इसके अलावे विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, ये सभी के सभी जहांगीर के समय भारत आए थे। यहां पर भी जहां जहां 16 है, जहां जहां 19 है, वहां पर 16 कीजिए गुरुजी लोग। जहां जहां 19 है वहां वहां 16 कीजिए। कर लिए? मिलान करें, सूची 1 सूची 2। अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी और स्थापना वर्ष। अंग्रेजों ने हुगली में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना कब की? अंग्रेजों ने हुगली में कंपनी की स्थापना या कारखाना की स्थापना वर्ष 1651 में किया। मद्रास में 1639 में किया, 1639। सूरत में ऐसे तो 1608 में हो गया था, लेकिन मान्यता 1613 में मिला है। मसूलीपट्टनम में 1611 में, और ओडिशा के बालासोर में 1633 में। ओडिशा के बालासोर में 1633 में। तो क्या होगा? क्या नंबर होगा? चलिए गुरुजी लोग, ये याद रखना जरूरी है। आइए इसको याद करते हैं, डाटा है, याद करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने हुगली में अपनी कारखाना कब स्थापित? अंग्रेजों ने हुगली में अपनी कारखाना, मद्रास में, सूरत में, मसूलीपट्टनम में, बालासोर में। करंट का क्लास आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? और एस्थेटिक उसमें कराते हैं, कर रहे हैं ना? हाँ कीजिएगा, फायदा करेगा। अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कब की? कब की नहीं, कब तक की। इसमें तक शब्द जोड़िए। कब तक की, कब तक की, कब तक की। आंसर हो जाएगा 1623। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत में भी अपनी व्यापारिक कारखाना खोल ली, आगरा में भी, अहमदाबाद में भी, मछलीपट्टनम में भी, भरूच में भी, सब जगह, समझ गए, इन सभी स्थानों पर 1623 ईस्वी आते आते जो है अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कारखाना की स्थापना कर ली। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहां खोला गया? पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में खोला। ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में खोला, पूर्वी भारत में। यहां पर 1639 होगा, 1639 कर लीजिएगा। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, रेंट पर लिया। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया? गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान 1632 ईस्वी में जारी किया, 1632। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब असत्य है, मतलब गलत है। सत्य नहीं है मतलब असत्य है, मतलब गलत है। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई प्राप्त किया। हां, 1668 में बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया, नहीं, गलत है। 1668 में बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय नहीं बनाया, बल्कि बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय 1687 में बनाया, 1687 में बनाया। 1687 में बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया, ना कि 1668। 1691 में एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क छूट दिया गया था। सही है ये, आंसर हो जाएगा बी, यही गलत है। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो 1686 के समय औरंगजेब हुआ करते थे। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707, इसी बीच में 1686 आता है। तो आंसर स्वाभाविक सी बात है, क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? औरंगजेब। और 1.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर वसूल किया और फिर अंग्रेजों को जो है माफी दे दी। फिर से हुगली में व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को औरंगजेब ने दे दिया।
भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। निम्नलिखित में से कौन से गांव मिलाकर कलकत्ता शहर बना था? 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया था। सूतानदी, कालीकाटा, गोविंदपुर। सूतानदी, कालीकाटा और गोविंदपुर। फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फोर्ट विलियम परिषद का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था। चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर, सुधार लीजिएगा आयर में। निम्न कथनों पर विचार करें। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। हां, कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था, सही बात है। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है। हां, सही बात है। ये भी कौन कौन सही है? 1 और 2 दोनों, आंसर सी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज करने वाले कंपनी डॉक्टर का क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र कहा? ओमर्स। ओमर्स। 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थों क्या थे? यानी 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से कौन कौन से वस्तु को निर्यात किया जाता था, मतलब बाहर भेजा जाता था, बाहर भेजा जाता था। तो 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से कपास, रेशम, सोडा, अफीम, इन वस्तुओं को जो है निर्यात करने का काम किया करता था। आंसर डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी डेनिश थी। हां, अंग्रेजों के बाद डेनिश आए हैं। डेनिश लोग 1616 में आए हैं, सही बात है। डेनिशों ने 1620 में ट्रेंको बार तथा 1676 से रामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। हां, यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। हां, सही है। कौन सा सही है? डी, 1, 2 और 3। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई? 1745। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई लुई 14वां के शासनकाल में। लुई 14वां। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक लुई 14वां के प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री कॉलबर्ट को माना जाता। कॉलबर्ट। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना फ्रैंकोइस केरो के नेतृत्व में वर्ष 1668 ईस्वी में सूरत में खोला। फ्रैंकोइस केरो के नेतृत्व में वर्ष 1668 ईस्वी में सूरत में खोला। फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? तो फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 में खोला। 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने की? पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने की। निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया, सही है ये। वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से फ्रैंको मार्टिन ने कुछ गांव प्राप्त किए जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया, सही है ये भी। चंद्रनगर में फोर्ट और लियंस का किला की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, नहीं, गलत है ये। चंद्रनगर में फोर्ट और लियंस का किला अंग्रेजों ने स्थापित नहीं किया था, बल्कि यह किला फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था, यही गलत है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता। हां, सही है। आंसर हो जाएगा सी। फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया? फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। कौन सा कथन सही है? कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक, सही है। पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको केरो, नहीं, पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको केरो नहीं थे, बल्कि फ्रांसिस मार्टिन थे। फ्रांसिस मार्टिन थे। इसके बाद
मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल के मुखिया जॉन सुरमन थे। हाँ, फर्रुखसियर से व्यापारिक छूट लेने को लेकर एक शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में गया था, उसका नेतृत्व जॉन सुरमन कर रहा था। सही बात है ये। कौन कौन सही है? 1 और 3। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नामजारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपया के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। हाँ। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। हाँ। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। हाँ। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्थ में, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्थ में का मतलब हुआ 1625 ईस्वी तक। 1625 ईस्वी तक में, इसका पूरा अर्थ हुआ 1625 ईस्वी तक में। 1625 ईस्वी तक में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित था या थे? भरूच, चिकाकोल, त्रिचिनोपोली। इसमें से 1625 ईस्वी में सिर्फ और सिर्फ 1625 ईस्वी तक में सिर्फ और सिर्फ भरूच में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। चिकाकोल और त्रिचिनोपोली में नहीं खोल पाया था। आंसर हो जाएगा केवल 1। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं, गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। यही गलत है और गलत को ही चुनना था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाद बाकी जो है आपको सब सही है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया। सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। गलत था केवल 1। आंसर केवल 1 हो जाएगा। आगे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहां लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने अपना पहला कारखाना सूरत में ही लगाया। अंग्रेजों ने भी अपना पहला कारखाना सूरत में ही लगाया और फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना सूरत में ही लगाया। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो है नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी जगह, सब जगह स्थापित किए थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? 1600 ईस्वी में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे अकबर। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। तो इसी बीच में आता है 1600 ईस्वी, और 1600 ईस्वी में ही लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, अर्थात आंसर हो जाएगा अकबर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। सबसे पहले वही आया, सबसे पहले वही व्यापारिक संबंध स्थापित किया। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? लुई 14वां। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? सूरत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। फिर फ्रांसीसियों ने भी सर्वप्रथम अपना कारखाना सूरत में ही स्थापित किया था, लेकिन फ्रांसीसी जो है 1668 में स्थापित किया और अंग्रेजों ने 1608 में स्थापित किया। तो सर्वप्रथम शब्द आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंग्रेज। क्या हो जाएगा? अंग्रेज। पहले 1608 होगा। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया? तो सबसे पहले आया पुर्तगाली, फिर आया डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। अकबकाइए नहीं। डच 1498 ईस्वी में ही व्यापार करने के लिए आ गया। पुर्तगाली 1498 में ही व्यापार करने के लिए आ गया। डच की अगर आप बात करेंगे तो डच 1602 में आ गया था। अंग्रेज
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और वे लोग व्यापार करने के लिए 1608 में आए। व्यापार करने के लिए 1608 में आए। तो व्यापार करने के लिए अंग्रेज और डच में पहले डच आया, बाद में अंग्रेज आया, बाद में अंग्रेज आया है। और क्वेश्चन देखिए, भारतीय व्यापार, व्यापार शब्द है व्यापार, तो व्यापार करने के लिए जो है पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए थे। 1760 का प्रसिद्ध बाडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? बाडीवास के युद्ध से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ है और यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व सर आयरकुट ने, फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। तो 1760 का जो प्रसिद्ध बाडीवास का युद्ध था वह अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़े गए थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था पुर्तगाली। कौन करता था? पुर्तगाली। पुर्तगाली। ये हमको लगता है बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी का। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में डचों ने चिनसुड़ा में कारखाना स्थापित किया था, चिनसुड़ा में। पांडिचेरी को अपना मुख्यालय नगर कौन बनाया था? गोवा को कौन बनाया? ट्रेंकोवार। मद्रास को कौन बनाया? तो देखिए, पांडिचेरी की अगर आप बात करेंगे तो पांडिचेरी को अपना मुख्यालय नगर बनाया था फ्रांसीसी। गोवा को बनाया था पुर्तगाली, ट्रेंकोवार को बनाया था डेनिश और मद्रास को बनाया डच। 2, 3, 4, 1। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक, गेराल डंगियार बंबई का संस्थापक। याद रखिएगा, ये तीनों पूछा जाता है। आंसर 1, 2 और 3। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए थे? ये क्वेश्चन पहले भी बताएं, इससे पहले वाले चैप्टर में भी। आंसर लॉर्ड क्लाइव। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे? हां। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? नहीं, दूसरी यूरोपीय शक्ति थे डच। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया? गलत है, अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था। कौन सा सत्य है? केवल एक। समुद्री यात्री और देश, वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे, मूलतः इटली के, लेकिन स्पेन के नाविक के तौर पर जो है भारत का खोज करने को निकला, लेकिन अमेरिका का खोज कर डाला। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का है और तस्मान हॉलैंड का। 2, 1, 4, 3 बी। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था और मद्रास में नगर निगम 1688 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1688। कलकत्ता और बॉम्बे में नगर निगम की स्थापना 1726 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी, 1688 में अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो डच। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए, इसमें 4 स्टेटमेंट है, उसमें से सिर्फ एक सही है, उसी को चुनना है। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। गलत है ये। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सही है ये। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, आधुनिक कोची पर पहले पुर्तगाली का अधिकार था, बाद में डच का अधिकार हुआ। गलत है ये। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। गलत है, कोची ब्रिटिश उपनिवेश का भाग रहा है। तो इसमें सही है केवल बी। आगे है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। नहीं, गलत है ये। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया। सही है ये, 1510 में।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। सही है ये। यूपीएससी 2022 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी 2022। केवल 2 और 3 सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। हां, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेना में लगा सकता था। सही है। ये तीनों कारण था। सही है उपर्युक्त तीनों। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार किया गया था? प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने 1797 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। 1797। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया जाना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलासापल की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा है। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई है। समझ गए। 4-1-3-2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया था? सूरत में। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? डच 1602, अंग्रेजी 1608 में आया, पुर्तगाली 1498, फ्रांसीसी 1664। तो सबसे अंत में आया है फ्रांसीसी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा यह से सही है? मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो अंग्रेजों का देन है, और इसमें से कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अंग्रेजों का देन है। समझ गए? आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन या भूमि राजस्व का निर्धारण शेरशाह सूरी और अकबर के समय ही होने प्रारंभ हो गए थे। तो इसलिए ये जो है अंग्रेजों का देन नहीं है। दूसरी बात, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग यह भी मुगल काल में ही आरंभ हो गया था, यह भी अंग्रेजों की देन नहीं है। मुगल काल की स्थापना 1526 में हुई है, जबकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1600 में। ये लोग आए हैं 1608 में व्यापार करने के लिए, तो ये सब चीज तो मुगल काल में ही हो गए थे। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती यह पुर्तगाली के द्वारा शुरू किया गया था, यह अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें से कुछ भी अंग्रेजों की देन नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। क्वेश्चन ये अस्पष्ट है, इसमें एक लाइन आप जोड़िए कहीं पर भी, जहां पे हम बोल रहे हैं वहां पे जोड़िएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की देन है? अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की देन है, इसको जोड़ लीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की देन है? तो ना तो 1, ना 2, ना 3, कोई भी अंग्रेज का देन नहीं है। 3 पुर्तगाली, और ये दोनों तो मुगल काल में ही प्रारंभ हो गए थे, इसलिए ये दोनों अंग्रेजों का देन नहीं है। 3 भी अंग्रेजों का देन नहीं है। आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। स्टेटमेंट है, याद रख लीजिएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह स्टेटमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर टीबी मैकाले ने दिया है।
भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय के उपरांत अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना सही है। ये अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही है। दोनों यही दो कारण थे जिस वजह से अंग्रेज भारत में सफल रहे, फ्रांसीसी असफल हो गए। चलिए 2 नंबर खत्म हो गया है। इसके बाद जो है घर पे रिवीजन कर लीजिएगा। आज सेम डे में जाकर के आप रिवीजन कर लीजिएगा।